हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। हम ये सीखेंगे कि गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू ही करते हैं। जो भी आगे टर्म्स आएंगे उनको हम बारी बारी से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो देखिए, गोलीय दर्पण जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, इसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। ये होता है आपका गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण की बात करें तो हम इसमें ये बोलते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है, यानी कि अगर इसके परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है। चलिए जी, इससे ज़रा समझिए। हम कहते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, वो वो कांच के खोखले गोले से बना होता है। ठीक है, जिसके एक हम तल पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जैसे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कांच का खोखला गोला है, इसे आप क्या करिए, ऐसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद आपका जो ये वाला हिस्सा है, इसे आप यहाँ लीजिए। ठीक है, और देखिए हमने दो क्यों लिया है, क्योंकि हम दोनों तरफ पॉलिश कर सकते हैं। आप चाहो तो अंदर वाली साइड पे पॉलिश कर लो, या चाहो तो बाहर वाली साइड पे पॉलिश कर लो। तो देखो, जब हम बाहर वाली साइड पे पॉलिश करते हैं तो जो परावर्तक तल आपका होता है, ये होता है। तो ये आपका होता है परावर्तक तल। ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर वाली साइड पे पॉलिश करते हो तो जो आपका परावर्तक तल बनता है, ये बनता है, ये होता है आपका परावर्तक तल। तो जरा अभी आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण होता है, वो किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसमें हम बाहर या अंदर साइड में पॉलिश करके उसे एक दर्पण के रूप में बदलते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा कि हमने इसको दो तरफ से पॉलिश किया है। आप अंदर से पॉलिश चाहो तो कर लो, या चाहो तो आप बाहर से पॉलिश कर लो। लेकिन पॉलिश करने के आधार पे हम यहाँ पर ये बोलने वाले हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में, तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण को लेके। तो देखिए, गोलीय दर्पण अभी अगर बात करें यहाँ पर, तो इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है आपका अवतल दर्पण, जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि गोलीय दर्पण को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसे आप समझिए। अवतल दर्पण में हम ये कहते हैं कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो
तो उसे हम बोल देते हैं अवतल दर्पण। अगर इसके एग्जाम्पल को समझें, मतलब इसके, तो अब देखिए, हम बाहर की तरफ अगर पॉलिश कर देते हैं और परावर्तक तल अगर अंदर वाला होता है, ये हमारा परावर्तक तल है, अगर ये अंदर वाला होता है तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें कि गोलीय दर्पण, यहाँ पर गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहरी पृष्ठ होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर उत्तल दर्पण को आप समझें तो आप देखिए, हमने क्या किया, अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दिया और आपकी बाहर वाली साइड जो है वो एक परावर्तक तल है, तो इसे ही हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो ध्यान से आप समझिएगा कि अगर हम अंदर वाली साइड हमारे किसी भी गोलीय दर्पण का अगर अंदर वाली साइड परावर्तक तल होती है तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर हमारी परावर्तक तल जो होती है वो बाहर वाली साइड होती है तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अभी तो आप ये समझ गए कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कौन कौन से होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो इस चैप्टर में टर्म्स यूज होंगे, अब हम उनको ज़रा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टर्म्स यूज करने वाले हैं, क्या क्या हमें समझना होगा इसमें। ठीक है, देखिए आप ध्यान रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो बाहर उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो परावर्तक तल होता है, और अवतल दर्पण में जो अंदर वाला तल होता है वो परावर्तक तल होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें जो टर्म्स यूज़ करते हैं ना, बारी बारी से हम उनको मतलब उन टर्म्स को आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आपने क्या किया कि ये आपका खोखला गोला था, आपने उसको काटा और काट के आप यहाँ पर सपोज करिए कि आप, हाँ चलिए हम किसी को भी ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, मतलब आपने इधर वाला हिस्सा काटा है, ये वाला हिस्सा, और इसको बाहर से आपने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। ठीक है, देखिए हम इसमें बात करने वाले हैं जो टर्म्स यूज होंगे कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इन सारे टर्म्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम नहीं लिखाएंगे, हम आपको टर्म्स समझा दे रहे हैं, आप बुक में एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें इसका सेंटर, तो इसका सेंटर ये होगा, और एक ना ऐसे आप लाइन ऐसे खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, तो जो आपने काम वहाँ पे किया है यहाँ पर भी करिए, आप ऐसे ना एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये खींच दो। तो ये जो आपका बिंदु होता है, मतलब ये जो आपका दर्पण है, इस दर्पण को इस लाइन ने कट किया है, तो जिस बिंदु पर कट करे उसे P से दिखाएंगे, और ये P फॉर पोल, और पोल का मतलब होता है ध्रुव, तो ये आपका बन जाता है ध्रुव। तो आप कहेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण यानी अवतल या उत्तल दर्पण जो भी हो, ये जो लाइन है इसे जिस बिंदु पर काटती है वही उसका ध्रुव यानी कि पोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये आपने बिंदु बनाया है, आप यहाँ पे बना लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये केंद्र है। ठीक है, और इसी का नाम होता है वक्रता केंद्र, मतलब इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम C से प्रदर्शित करते हैं और इसे ही बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो फिर ये आपका क्या बन जाता है, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गए। इसमें और जो टर्म्स यूज होंगे, देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ और इसके, मतलब ये P और C के एकदम बीच में, इन दोनों के बीच में एक बिंदु लेते हैं जिसको हम दिखाते हैं R से।
किससे दिखा देते हैं, आर से, सॉरी 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 सॉरी, हम दिखा देते हैं इसको एफ से, ये एफ से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप एक बिंदु लीजिए और इसे दिखा दीजिए एफ से। जो एफ होता है इसको बोला जाता है फोकस, इसको क्या बोल देते हैं, फोकस, ठीक है, ये बोलते हैं। जो आपका सी है इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको हम बोल देते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नाम हो जाता है। देखो इसको हम बोलते हैं फोकस, FOCUS, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ये नाम दिया जाता है। हाँ जी, ये चीज़ समझ गए। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या की अगर बात करता है तो P से C तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और इसे दिखाते हैं R से, और R आपका क्या हो गया है, वक्रता त्रिज्या, R को क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, F से P की दूरी जो होती है ना, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल f से, और ये जो होता है ये होता है फोकस दूरी, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। कहानी कुछ समझ में आ रही है। ये होता है वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपका होता है फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ इसको बोला जाता है, फोकल लेंथ ये बोलते हैं। जरा इनमें अब टर्म्स को आप समझिए, आपको सारी बातें समझ में आसानी से आ जाएंगी। देखिए हमको इसमें ध्यान क्या रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि जो, अब देखिए इसका अगर नाम देखा जाए तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका हो जाता है मुख्य फोकस, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आप PA लिख लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ना देखिए अगर इस चैप्टर की बात करें, आप चाहे इसमें फ़ोटो बनाएं या चाहे क्वेश्चन सॉल्व करें, सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम देखिए क्या बोलते हैं कि अगर वक्रता केंद्र की बात करें तो हम बोलते हैं कि जो खोखला गोला होता है उस गोले का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये जो आप देख रहे हैं मुख्य फोकस, और ये आपका ध्रुव होता था, मुख्य फोकस मतलब ये कर्वेचर है यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, उसे बोलते हैं अपन मुख्य, सॉरी मुख्य अक्ष, ये हमने गलत लिख दिया है, ये होता है मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और देखिए इन दोनों P और C के बीच में आपका F होता है, और इसे F से P की दूरी को बोलते हैं स्मॉल f, C से P की दूरी को बोलते हैं कैपिटल R। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है और जो फोकस दूरी होती है, इन दोनों में संबंध क्या होता है। यानी कि हम देखने वाले हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। हाँ जी, समझते हैं बात को। हमारी अब हेडिंग होगी वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। यानी इसे हम बोलेंगे रिलेशन, इसको बिटवीन ऐसे लिखा जाएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ
हमें इसमें एक रिलेशन बताना है, ठीक है, कि होता क्या है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या बटे में 2 ये होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी को अपन किससे दिखाए थे? फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दिखाए थे, वक्रता त्रिज्या को हम दिखाए थे r से बटे में 2, यानी कि f इज इक्वल्स टू r/2 ये होती है हमारी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि f इज इक्वल्स टू r/2 होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें गोलीय दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाना है तो किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, मतलब हम रे डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, अब वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे, हमारी हेडिंग होगी किरण आरेख बनाने के नियम। किरण आरेख बनाने के नियम, ठीक है। अब ना यहाँ पे देखिएगा कि किस तरीके से आपको पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। जब भी किरण आरेख आपको बनाना होगा तो आप इन पॉइंट्स की हेल्प से किरण आरेख आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे पहले हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, आपने ना बाहर बाहर पॉलिश कर रखी है, ठीक है। तो हम इसमें ये बोलते हैं कि अगर कोई किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपको पता चल गया है कि ये मुख्य अक्ष है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, मतलब जहां से ये गुजरे वही उसका मुख्य फोकस होगा। हम किसी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं और इस दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद परावर्तन हुआ, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात हम देखते हैं कि वो फोकस से गुजरती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले पॉइंट में हम ये लिखते हैं कि जब किसी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने ना ये एकदम ध्यान रखना है कि देखिए, या तो गुजरती है या तो आती हुई लगती है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यदि या जब किसी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती है या मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। गुजरती है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है।
अब जरा इसमें कहानी को आप समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये रहा, तो इस दर्पण का क्या नाम है, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर ये है। आप ना मुख्य अक्ष के समांतर किसी प्रकाश की किरण को भेजे, टकराई, टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ, और परावर्तन होने के पश्चात देखेंगे तो ये जिस बिंदु से गुजरेगी वो फोकस होगा, या आप कहेंगे कि फोकस से होके गुजरती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर आप ले लेते हैं उत्तल दर्पण, अगर आप यहीं पे उत्तल दर्पण ले लें तो आप देखेंगे कि जब इसके समांतर हम कोई रेखा को डालते हैं तो ये ना इससे परावर्तन के पश्चात ये ऐसे चली जाती है, और ये आपको लगेगा ना कि ये फोकस से आ रही है। यहाँ पर आपको ये लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये इसमें, अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण में, तो मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो फोकस से पास होती है, और अगर उत्तल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है, परावर्तन के पश्चात लगता है कि मुख्य फोकस से आ रही है। देखो आपको ये दिख रही है तो लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये होता है, अब हम पॉइंट्स लिखेंगे नहीं, हम आपको डायग्राम के थ्रू बता दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे में ये बोलते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से गुजरती है, या मुख्य अक्ष से गुजरती है, मुख्य अक्ष से गुजरती है, यानी कि सॉरी मुख्य फोकस से गुजरती है, तो मुख्य अगर फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगेन सुनिए, जब किसी प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से गुजारते हैं तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप यही कहानी समझिएगा। जैसे ये है, हम किसी प्रकाश की किरण को सोच रहे हैं कि ये ऐसे जाए और ये मुख्य फोकस से गुजरे, ऐसा ये मुख्य फोकस से गुजरे। जब हम ऐसा चाहते हैं तो ये क्या होती है ना कि जब इसका परावर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसके समांतर ये हो जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट को जरा समझिएगा। देखिए आपको दो पॉइंट समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया, दूसरा ये है कि जब मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यहाँ पे भी वही हाल है। इसके आगे की कहानी समझिए। अगर हम किसी प्रकाश की किरण को यहाँ पे हाँ जी चलिए ठीक है, ये पहले बना लीजिए। हम करें कि अगर किसी प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ये आपकी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, और ये जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात ये अपने पाथ पर वापस लौट जाती है, मतलब अपने रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से आई होती है। मतलब कि अगर एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से हम ऐसे गुजारें तो जब इससे टकराएगा तो फिर से उसी माध्यम में या उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही कहानी है कि अगर किसी प्रकाश की किरण को ऐसे डालते हैं और ये ऐसा लगता है ना कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली है, मतलब वक्रता केंद्र से गुजारने के लिए डालते हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये अपने रास्ते से वापस लौट जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इधर हम हटाते हैं, इसमें एक और है, उसे आपको बस ध्यान देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी आपको इसके द्वारा इमेज बनानी होगी, प्रतिबिंब बनाना होगा, आप आसानी से बना लेंगे, मतलब बिना ज़्यादा दिक्कत के। फोर्थ समझिए क्या है, ये तो आपका सेकंड था, हाँ जी ज़रा इसको समझिए। हाँ ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये आपका फोर्थ, ये थर्ड। अब इसको समझिए। हम कहते हैं यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है
तो उतने ही एंगल पर, उतना ही कोण पर उसका परावर्तन हो जाता है। जितने कोण पर टकराती है उतने ही कोण पर परावर्तन हो जाता है। ठीक है, आप इसमें भी देखेंगे, इसमें भी यही कहानी है कि इस पर टकराई, टकराने के बाद ऐसे हो गई, तो जितने कोण पे टकराई उतने ही कोण पे लौट गई, मतलब कि उसका परावर्तन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये चारों पॉइंट्स ध्यान हैं तो आप देखेंगे कि आसानी से जो इसके द्वारा हमें प्रतिबिंब बनाना है वो आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, जरा अब आगे का कहानी समझिएगा। आप पहले तो ये देखिए, अगेन हम आपको बता दे रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और मिरर यानी कि दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरती है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट आती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर टकराती है तो उतने ही कोण पर, मुख्य अक्ष से उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। ये दोनों केस में है। कहानी ठीक है, समझ में आ गई? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और नेक्स्ट में ये समझेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।